चलिए वजह हम लोग डिस्कशन करेंगे अब आपके साथ रिगार्डिंग द क्वाड्रिलेटरल। सो क्वाड्रिलेटरल में जो डिस्कशन है वो सुनिएगा। देखिए ये जो आपका फिगर है ना, ये एक्चुअल में जो आपके स्क्रीन पर दे रखे हैं ये थ्री फिगर्स हैं। इनमें आपके पास जस्ट ए मोमेंट। जो थ्री फिगर्स मैंने दे रखे हैं बच्चे, इनमें आपका कंसेप्ट जो डिस्कस होगा वो ट्रेपीजियम का होगा। तो देखिए किस तरह से है। ये जो पहला फिगर है बच्चे, नंबर वन, ये आपके पास जो है ये एक्चुअल में आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। इसका मैं नेमिंग कर रहा हूं। ए वर्टेक्स, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, और ये आपके पास वर्टेक्स डी है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो एडी और जो बीसी लेग्स हैं, यानी कि ये जो दो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, ये इक्वल है। तो आपका एडी जो है वो आपका बीसी के इक्वल है हो जाए। ए बी और सी डी ये आपकी दो पैरेलल साइड्स है। जो दूसरा फिगर मैंने यहां बना रखा है ये एक्चुअल में आपके पास है स्केलेन ट्रेपेजियम। हम ट्रेपेजियम की बात कर रहे हैं, कई बुक्स में आपको ट्रेपेजॉइड भी मिलेगा। सो द सेम मीनिंग। तो मैं यहाँ पर टॉपिक ऊपर लिख रहा हूँ, ये ट्रेपेजियम आपका टॉपिक है, जिसमें हमने सबसे पहले आइसोसिस ट्रेपेजियम के बारे में बताया, फिर हम स्केलेन ट्रेपेजियम की बात कर रहे हैं। मैं इसके वर्टिसेस को मार्क कर रहा हूँ ए बी सी डी। जो आपका स्केलेन ट्रेपेजियम है, इसमें नीदर आपके एंगल्स इक्वल है ना ही आपकी साइड्स इक्वल। तो नीदर इक्वल एंगल्स nor equal sides, nor has equal sides। फिर जो आपके पास जो नंबर थर्ड है वो आता है आपका राइट ट्रेपेजियम। ये जो नंबर थर्ड पिक्चर है ये राइट ट्रेपेजियम के बारे में है। देखो राइट ट्रेपेजियम में क्या है कि आपका एक पेयर है राइट एंगल का। ये देखिए ये एंगल और ये एंगल आपके पास है 90 डिग्री। सो हम लोग कहते हैं कि हमारे पास पेयर है राइट एंगल का। अब आपने एक बात ध्यान रखना है कि इन सभी पिक्चर्स में, वन टू एंड थ्री में, एक कॉमन प्रॉपर्टी जिसको मैं यहां पे नोट की फॉर्म में दे रहा हूं कि sum of the adjacent angles on non-parallel sides, sum of the adjacent angles on non-parallel sides। वो वजह आपका इक्वल टू 180 डिग्री हो। ऑफ ए ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ऑलवेज रिमेंबर सम ऑफ द adjacent एंगल्स ऑन द नॉन पैरेलल साइड्स। तो जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं उसमें adjacent एंगल्स का जो सम होगा वो आपका 180 डिग्री होगा।
तो जैसे अगर मैं आपका पहला पिक्चर लूं तो इस केस में आपके पास ये जो है, इन दोनों का सम जो होगा वैसे वो आपके पास कम्स आउट टू बी 180 डिग्री, क्योंकि दोनों आपके एडजेसेंट एंगल्स हैं ऑन द नॉन पैरेलल साइड्स पे। आई होप अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। यस सर। अब आइए हो जाए नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट, अब आपका जो डायग्राम है उसको ध्यान से देखिएगा। ये अब मैं आपके पास जो पहले मैंने तीन पिक्चर्स बताए हैं उसमें से मैंने एक पिक्चर लिया है। सो ये पिक्चर आपके पास जो है इट इज बेसिकली ऑफ अ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं नेमिंग करता हूं सपोज ए, बी, सी और ये डी, तो इस समय अगर मैं सी पॉइंट से ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, तो अगर मैं सी से ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं तो परपेंडिकुलर लेंथ जो है उसको मैं एच नाम दे रहा हूं। तो मैं यहां पर अब देखिए ड्रॉ कर रहा हूं। अब ये जो आपके सामने मैंने लेंथ यहां पे मार्क की है, इसको मैं कह रहा हूं कि ये स्मॉल एच है, तो ऑटोमेटिक वजह से ये भी आपके पास एच मार्क कर रहा है। तो आपने ध्यान रखना है कि इस केस में आपको ये समझना है कि व्हाट इज गोइंग टू बी द एरिया। तो एरिया जो होगा वैसे वो आपके पास इट इज इक्वल्स टू, ये सभी केसेस में एप्लीकेबल होगा, एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स द सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ये आपके पास है। और आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं, इट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू, अगर मैं ये मार्क करता हूं वैसे कि ये लेंथ जो है वो सपोज स्मॉल है यूनिट है ए बी, और सी डी आपका स्मॉल बी है, तो आप कह सकते हैं हाफ इंटू आपका ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय आपका बन जाएगा स्मॉल एच। ये आपको हमेशा याद रखना है। अब मैं दूसरा फैक्ट जो बता रहा हूं वो जरा सुनिए। देखिए ये जो एक पिक्चर है जिसमें मैं मार्क कर रहा हूं कि ये आपका ए है, ये वर्टेक्स बी है, ये वर्टेक्स सी, और आपके पास ये वर्टेक्स डी है। तो मैं जो यहां पर बता रहा हूं वो बेसिकली आपको मैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के लिए बता रहा हूं, लेकिन इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल अदर ट्रेपेजियम्स। अब देखिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट है मुझे। मैंने क्या किया मुझे, एक लाइन ली मैंने, और ये लाइन जो है वो बेसिकली इट इज ई एफ एंड इट इज गोइंग टू बी पैरेलल टू ए बी। ये मैंने एक लाइन ली ई एफ, ये देखिए मुझे ये आपका ई एफ है पैरेलल टू ए बी, और यू कैन से पैरेलल टू सी डी। अब इसमें ऐसा हो जाए कि मान लीजिए ये पॉइंट जो है ना ई डी और ई ए वो किसी रेशो में है, तो सपोज करो ई पॉइंट जो है वो अब आपके पास डी ए को डिवाइड कर रहा है इन द रेशो से पी इज टू क्यू। तो मैं यहां क्लियर कर दूं कि ई जो है वो आपका डी ए को डिवाइड कर रहा है इन द रेशो पी इज टू क्यू। ये आ गया वैसे आपका। अब आपने एक बात ध्यान रखना है, मैं यहां पर ईएफ के बारे में बता चुका हूं, ईएफ इज पैरेलल टू ए बी और पैरेलल टू सी डी। नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ ईएफ। देखो जब आप ईएफ निकालेंगे तो ईएफ किसके इक्वल होगा, ईएफ विल बिकम पी टाइम्स
द लेंथ ए बी प्लस क्यू टाइम्स द लेंथ सी डी कंप्लीट डिवाइडेड बाय द लेंथ ए डी। ये जो आपके पास है जो कॉन्सेप्ट है, यहां पर आई एम गोइंग टू कॉल इट एज फर्स्ट पॉइंट। अब देखिए सेकंड पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं वो सुनिए। एक बार मैं फिर ट्रेपेजियम बना रहा हूं। इस केस में अगर वजह मैं कहता हूं कि ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है और ये ई है। मैंने क्या किया, एडी का लिया मिड पॉइंट, फिर मैंने लिया बीसी का मिड पॉइंट, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, मैंने एडी का मिड पॉइंट लिया, मैंने बीसी का मिड पॉइंट लिया, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो जो ऑटोमेटिकली इस समय ये 1:1 हो जाएगा। तो अगर ये ई है और ये एफ है, तो इस केस में अगर मैं कहूं कि मुझे ईएफ निकालना है मुझे, तो आई थिंक ईएफ जो आपके पास आएगा दैट कम्स आउट टू बी 1 into AB प्लस 1 into CD कंप्लीट डिवाइडेड बाय 2। तो ऑटोमेटिकली आप ये कह सकते हैं कि ईएफ जो है वो बेसिकली बनेगा हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ AB एंड CD। अब एक और कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं कि ये जगह पे हम ऐसे इंटरप्रेट करते हैं वैसे कि अगर इस समय आप एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखेंगे कि ई एफ जो है, अरे आप मुझे बताओ क्या ई एफ जो है वो सी डी और ए बी से बराबर डिस्टेंस पे होगी? यस सर। तो ये जो आपके पास है ना मुझे, ये कई जगह पे हम इसको मीडियन लाइन कहते हैं। तो जब आपके पास ये ई एफ जो है वो सी डी और ए बी से इक्वी डिस्टेंट होगी, तो ये मीडियन लाइन हो जाती है। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो मीडियन लाइन आपके पास है ई एफ, तो ई एफ जो है इट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो वही बात आगे जो मैंने ऊपर लिखा है, तो हाफ ऑफ बन जाएगा ए बी प्लस आपके पास हो जाएगा सी डी। इस बात का ध्यान रखिए। एनी क्वेश्चन यू हैव, एनी डाउट इन योर माइंड, यू आर फ्री टू आस्क। ये नो सर, हमारी क्लियर है। इंफॉर्मेशन ट्रेपेजिज्म के बारे में। गुरमन, एनी क्वेश्चन प्लीज? नो सर। चलिए जी, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। देखो जो नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन है वो आपका कुछ इस तरह से है। ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है ना सामने, ये पिक्चर एक्चुअल में काइट का है। अब देखिए इसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताते हैं। आई एम गोइंग टू नेम इट एज, तो इसकी नेमिंग मैं कर रहा हूं, सपोज ए बी सी और आपके पास डी है। इसमें ध्यान रखना है जो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। सबसे पहले द पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स जो हैं वो आपकी इक्वल है।
तो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स अगर मैं कहता हूं कि इक्वल है तो इसका मतलब है ए बी जो है वो आपका बीसी के इक्वल होगा, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी एंड ए डी इज इक्वल्स टू सी डी। दूसरा वजह इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल। एक पेयर जो आपके पास अपोजिट एंगल्स का है वो इक्वल है। तीसरा वजह आपके पास जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आई होप अंडरस्टैंड, आपके दो डायगोनल होंगे एसी और बीडी। और अगर आप देखेंगे तो एक डायगोनल वजह आपका लॉन्गर होगा, एक शॉर्टर होगा। तो जो लॉन्गर डायगोनल है ना वो क्या करता है, वो आपका बाइसेक्ट करता है शॉर्टर डायगोनल। तो लॉन्गर डायगोनल यहां पर बीडी होगा। तो लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट्स द शॉर्टर वन। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली इस केस में आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं इस पॉइंट को मान लीजिए नाम देता हूं, सपोज करो ई, ये जो आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल है, तो ए जो लेंथ है वो ऑटोमेटिकली ईसी लेंथ के बराबर होगी। लेकिन डी जो है वो ईबी के इक्वल नहीं होगा। ये इंफॉर्मेशन मुझे आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब आइए इसके आगे हम बढ़ते हैं। ये तो इंफॉर्मेशन हो गया आपके पास रिगार्डिंग द काइट। अब चलिए नेक्स्ट जो है वो सुनिएगा। देखो, ये जो पिक्चर मैंने आपको दे रखी है ना, ये एक्चुअल में आपके पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या है कि आपका जो वर्टिसेस होंगे क्वाड्रिलेटरल के, वो सभी सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। तो अगर मैं यहां पे मार्क करता हूं कि ये सपोज करो वर्टेक्स ए है, ये वजह आपका वर्टेक्स बी है, ये वर्टेक्स सी है, तो ये आपका वर्टेक्स डी है। सो ऑल द फोर वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल दे लाई ऑन ए सर्कल। अब इसमें अपोजिट एंगल्स जो हैं दे आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। सप्लीमेंट्री टू ईच अदर का मतलब है कि सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स जो दैट कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो जो आप ये कह सकते हैं कि यहां पर एंगल डी ए बी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सिमिलर फैशन में एंगल ए डी बी, आई एम सॉरी, एंगल ए डी बी और ए डी सी, मुझे ए डी सी लेना पड़ेगा, बी नहीं होगा। एंगल ए डी सी प्लस आपके पास एंगल ए बी सी, दिस विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये वजह हमारा इंफॉर्मेशन था जो आपके साथ मैंने अभी डिस्कशन में लेकर के आया। अब हमारे पास इसके बाद जो है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट होंगे। तो ये टॉपिक जो आपके पास है क्वाड्रिलेटरल का वो यहां आकर के एंड हो जाता है। नाउ विल स्टार्ट विद सम न्यूमेरिकल्स। तो लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन वी है।
देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से है। इफ द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल विद साइड्स स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई is capital X, and that of a parallelogram which is strictly not a rectangle, जो कि आपका रेक्टेंगल नहीं है मुझे, which is strictly not a rectangle, with sides small x and small y is given as capital Y। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा, मुझे आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। कैपिटल एक्स जो है वो आपका कैपिटल वाई के इक्वल होगा। बी पार्ट इज capital X is going to be less than or equal to capital Y. C part is capital X is going to be less than Y. D part is going to be capital X is going to become bigger than capital Y। बताइए इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन का स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िएगा। देखो इसमें ऐसा करिएगा कि जब आपको एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कहा गया है ना, जिसमें साइड स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई है, वो आपका कैपिटल एक्स है। इसका मतलब है कि अगर मैं एक रेक्टेंगल लेता हूं तो मैं ये कहूंगा कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ए बी सी डी विल कम आउट टू बी सिंपली इक्वल्स टू स्मॉल एक्स इंटू स्मॉल वाई, जिसको मैं नाम दे रहा हूं कैपिटल एक्स। सिमिलरली वजह अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास एक पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस, तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, जिसके डायमेंशंस आपको दिए स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई, तो ऑटोमेटिकली वो आपका कैपिटल वाई के इक्वल होगा, एंड दैट इज गोइंग टू बिकम स्मॉल एक्स इंटू स्मॉल वाई इंटू आई थिंक कॉस ऑफ एंगल थीटा, जिसमें मुझे आपका जो थीटा है ना वो एंगल बिटवीन एक्स एंड वाई है। आप मुझे बताओ ये सही लिखा है मैंने, ये गलत लिखा है? और ये ध्यान रखिए थीटा जो है वो 90 डिग्री नहीं है। बहुत ध्यान से मुझे बताओ कि इंफॉर्मेशन मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है। कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। मेरा सवाल है जो मैंने इंफॉर्मेशन मुझे आपको यहाँ पे दिया इसमें कहीं कोई फ्लॉ तो नहीं है। ध्यान दीजिएगा पूरा। मैं लिख रहा हूँ कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस इज कमिंग आउट टू बी सिंपली एज एक्स वाई इंटू। सर एक्स वाई साइन थीटा नहीं आएगा? हाँ तो गलती है ना इसमें कुछ? यस सर। यस, तो आप क्या करेंगे, एक्स वाई इंटू साइन थीटा, बिल्कुल सही हो जाए। ये आ गया आपके पास। अब बताइए इसके बाद मैं क्या करूँ।
व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? अब आप कैसे बताएंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखो ऐसा है, साइन थीटा हमेशा एक से कम होगा, ये बात आप एग्री करते हैं? साइन यस थीटा का सर। वैल्यू वन यस से सर। कम होगा, ठीक है ना, क्योंकि आपका जो क्लियर कट है ना जी, थीटा जो है वो आपके पास इट इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू वन होता है। आई होप अंडरस्टैंड। यस सर। तो साइन थीटा अगर आपके पास वन से कम है, तो आप मुझे बताओ आर्यन, अगर मैं इस समय इसके दोनों तरफ स्मॉल एक्स वाई मल्टीप्लाई कर दूं, तो कुछ ऐसा नहीं होगा? स्मॉल एक्स वाई इंटू साइन थीटा इज गोइंग टू बिकम लेस देन एक्स वाई, ऐसा होगा या नहीं होगा बताइए? मैंने क्या किया, यस मैंने सर। मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड्स बाय एक्स वाई, क्योंकि अब आपके एक्स और वाई जो है ना वो तो बेसिकली साइड लेंथ है, तो उनको मल्टीप्लाई करके कोई इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगी। लेकिन आप मुझे बताओ एक्स वाई इंटू साइन थीटा, वो एक्चुअल में आपका कैपिटल वाई है, और कैपिटल वाई किससे कम हो गया आपके पास? वो हो गया स्मॉल एक्स वाई का प्रोडक्ट से, तो जिसको हम कैपिटल एक्स बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि स्मॉल वाई इज गोइंग टू बी लेस देन स्मॉल एक्स। तो आपका जो आंसर होगा इस केस में, दैट इज गोइंग टू बी योर डी पार्ट, ये रहेगा क्या, कि स्मॉल एक्स इज गोइंग टू बी बिगर देन कैपिटल एक्स इज बिगर देन कैपिटल वाई, और कैपिटल वाई इज गोइंग टू बी लेस देन कैपिटल एक्स। इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन। नाउ लुक एट द नेक्स्ट वन वी हैव। देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से हो जाए। इस समय नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड प्रॉब्लम है, सो लुक एट द डायग्राम केयरफुली। देखिए डायग्राम आपके पास इस तरह से है कि ये वर्टेक्स आपके पास कैपिटल ए है, ये वर्टेक्स बचा आपका कैपिटल बी है, ये वर्टेक्स आपके पास कैपिटल सी है, और ये वर्टेक्स आपका कैपिटल डी है। इस समय ए बी 4 सेंटीमीटर है, ए डी आपके पास 3 सेंटीमीटर है, सी डी आपका 5 सेंटीमीटर है, और बी सी भी आपका 5 सेंटीमीटर। नाउ लुक एट द प्रॉब्लम केयरफुली। देखो इसमें ऐसा है कि ये प्रॉब्लम जैसे मैंने कहा कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है। सो अब इंफॉर्मेशन ये है कि एंगल ए जो है वो वजह आपका 90 डिग्री, BC इज इक्वल टू सी डी, वो आपके सामने क्लियर कट है, BC इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AD आपका 3 सेंटीमीटर है। तो अब BA जो है वो आपका 4 सेंटीमीटर है। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी व्हाट इज गोइंग टू बी द एंगल BCD? एनीबॉडी आउट ऑफ यू? What about the angle BCD? I'm giving you option. A part is
45 degree. B part is going to be your 75 degree. C part is going to be your 85 degree. And the D part is 60 degree. आपको मुझे लॉजिकली बताना है कि आपका कितना एंगल BCD होगा. Anybody please? सर अगर पाइथागोरस लगाए तो सर इसकी साइड आती है, डीबी साइड आती है 5 सेंटीमीटर। तो सर इक्विलेटरल ट्रायंगल की हर साइड का एंगल होता है 60 डिग्री। ओके. Anybody else? सेम। अच्छा, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. देखिए, इस समय आपका जो लॉजिक मुझे बता रहा है आर्यन, वो ये कह रहा है क्योंकि आपका ABD एक राइट एंगल ट्रायंगल. ऑफ कोर्स बच्चे, आपका जो BD है वो 5 सेंटीमीटर है. बिल्कुल सही है बच्चे, क्योंकि आपने पाइथागोरस का थ्योरम लगा होगा. अब ट्रायंगल BCD जो है उसमें CD और BD और BC वो बराबर हो गए. तीनों साइड्स बराबर है तो ऑटोमेटिकली इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा. तो ये जो एंगल है ये आपके पास 60 डिग्री हो जाए. बिल्कुल सही है बच्चे. नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव. तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था. अब आइए जरा सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन में मुझे बताओ व्हाट इज गोइंग टू बी द एरिया. कितना होगा आपके पास एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD. Options are: A part is 16.83 centimeter square, B part being 15.36 centimeter square, C part being 14.72 centimeter square, and the D part being 13.76 centimeter square. देखो, इस केस में ना जब आपको एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल निकालना है तो अगर मैं इस पिक्चर को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दूं तो एक तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल वाला पोर्शन हो जाएगा, एक आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल वाला पोर्शन हो जाएगा. राइट एंगल वाला पोर्शन जो है उसको अगर मैं 1 कहता हूं तो 1 का जो एरिया आएगा दैट इज 1/2, हाफ इंटू हाफ बेस ऑफ द इंटू बेस हाइट। इंटू हाइट. आई थिंक दैट विल बी हाफ इंटू 4/3. एग्रीड. दूसरे वाले पार्ट का अगर मैं देखूंगा तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका एरिया क्या बनेगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. तो साइड आपके पास है बेसिकली 5, तो ये ऐसे हो जाएगा. आई थिंक ये वजह आपके पास आएगा मेरा ख्याल से 6, और ये बन जाएगा आपके पास √3/4 इंटू 25. जहां भी कहीं प्रॉब्लम होगा आप मुझे बता दीजिएगा. सो दोनों को अगर हम सम अप करते हैं तो 6 में आप ऐड करेंगे 25/4 इंटू √3. तो बताइए क्या होगा. आई थिंक यू आर गेटिंग 6 प्लस 25/4 करोगे तो रफली कितना होगा बच्चे आपके. देखो 25 को डिवाइड करते हैं अगर मैं 4 से तो दिस कम्स आउट टू बी 4 5 20. मैं अप टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल तक की बात करूंगा. ठीक कर रहा हूं मैं ये कि गलत कर रहा हूं. मुझे 4 5 नहीं करना चाहिए, मुझे 4 6 करना चाहिए. क्या कहते हैं. यस सर। ये ध्यान रखना मुझे. बी केयरफुल रिगार्डिंग. रब कर रहा हूं मुझे.
जस्ट अ मोमेंट। एक मिनट, इसका एक कर्सर नहीं चल रहा है, जस्ट। सर इसका आंसर ऑप्शन ए है 16.83। जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट। तो इसमें जब आप करेंगे, चलो मैं इसको दोबारा से करता हूँ मुझे। ये बार ये आपका कर्सर नहीं मूव कर रहा था यहाँ पे। आप टेक्नोलॉजी के साथ बच्चे कभी भी उस पर हावी नहीं हो सकते, वही आपके ऊपर हावी रहती है। चलो, तो ऐसा करोगे ना, 4 6 24 आएगा, तो ये ऑटोमेटिकली इट कम्स आउट टू बी 1। तो आई थिंक उसके बाद अगर आप देखोगे तो इट विल कम आउट टू बी 6.2 के करीब। ठीक है, तो आगे मत जाइए, अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है। कटिंग करोगे तो आई थिंक यू आर गेटिंग 6.25। तो आई थिंक इस केस में क्या करेंगे, 6 में जब आप यहाँ पर आगे लेकर के आएंगे, तो 6 में आप ऐड करेंगे 6.25 इंटू √3। तो √3 को लगभग आप कितना लेके चलेंगे, 1.7। जब आप इसको सारे को सॉल्व करोगे तो आप में से मुझे आर्यन कह रहा है कि इसका जो आंसर होगा दैट कम्स आउट टू बी रफली 16.83। बिल्कुल सही है, 16.83 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। चलिए, लुक एट द नेक्स्ट वन भी है। देखो जी, नेक्स्ट वन क्या है मुझे। अब इसमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ये कह रहा है कि आपके पास, एबीसीडी इज ए ट्रेपीजियम। आर्यन, आपने मुझे बताना है इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कैसे करेंगे। एबीसीडी आपका ट्रेपीजियम है, और फिगर आपके सामने ही है मुझे। इसके बाद मैंने क्या किया, मैं इसके डायगोनल्स जो है ना उनको बना रहा हूं। तो एक डायगोनल ये हो गया आपका वजह, और दूसरा डायगोनल आपका ये है। मैं इसकी नेमिंग कर रहा हूं, तो इसको मैं नाम दे रहा हूं ABCD। अब ये कहा गया वजह कि ये चीज जो है ना वो आपकी 3 है, ये चीज आपके पास 6 है, ये आपका X-3 है, ये पोर्शन आपके पास X-4 है। ये पर्टिकुलर पॉइंट आपका O है, ये पोर्शन 3 है,
देखिए, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, बताइए आर्यन, आप कैसे करेंगे? ये पर्टिकुलर पॉइंट को मैं ओ कह रहा हूं। ऑप्शंस आपके पास है, ए पार्ट इज 3, बी पार्ट इज गोइंग टू बी 4, सी पार्ट इज गोइंग टू बी 5 एंड डी पार्ट इज गोइंग टू बी 6। सर जब डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं ट्रेपीजियम के, तब वो इक्वल रेशियो में बाइसेक्ट करते हैं। देखो, इस समय जो आपका यहाँ पे जो मैंने बना रखा है ना, वो एक्चुअल में एक आइसोसिस ट्रेपीजियम है, ठीक है? तो आप ये मान के चलो कि अगर हम नॉन पैरेलल साइड्स की बात करें ना, तो नॉन पैरेलल साइड जो है वो एडी और बीसी जो है वो बराबर है। एडी इक्वल टू बीसी। ठीक है, नॉन पैरेलल साइड जो बराबर है। तो आप मुझे बताओ, तो डायगोनल्स जो है ना वो इस केस में आपके इक्वल हो जाएंगे, लेकिन अब आप ये बताइए डायगोनल्स इक्वल होंगे, ठीक है? तो ये बताओ कि इस पिक्चर को देख करके क्या आप, गुरमान, इस बात से एग्री करेंगे कि यहाँ पे जो एक ट्राइंगल है ओ ए बी और दूसरा ट्राइंगल वजह आपके पास है ओ सी डी, आर दे गोइंग टू बी सिमिलर ट्राइंगल्स? सर ओ ए डी एंड ओ सी बी। हाँ, ओ सी डी मैं यहां बात कर रहा हूं, ओ ए बी और आपके पास ओ सी डी, आर दे गोइंग टू बी सिमिलर ट्राइंगल्स? देखो, ये एंगल तो बराबर यस होंगे सर। क्योंकि दो ये साइड का वर्टिकली एंगल है, अपोजिट होंगे ना। आपके ये एंगल भी बराबर होंगे। ये क्यों बराबर होंगे ये वाले? सर वर्टिकली ऑपोजिट। ये वाले हो, ये वाले, ये वाले अच्छा अच्छा। सर ये वो ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर। और ये भी बराबर होंगे, ये वाला और ये वाला भी। तो आप मुझे बताओ, अगर ये इंफॉर्मेशन आप जानते हैं, तो मेरा ख्याल से सिमिलैरिटी से आप ऐसा नहीं कह सकते कि 3/x-4 विल बिकम इक्वल टू 6/x-3, क्योंकि साइड्स प्रोपोर्शनेट होंगी, इजंट इट? यस। बस अब निकाल लीजिए यहां से, आपके पास x कितना आएगा, तो बताइए कैसे निकालिए। थ्री यस टाइम्स सर, ऐसे बोल रहा था। x-3 must equal to 6 times x-4, isn't it? So now you are getting 3x-9 is equal to 6x-24. So basically बच्चे यहाँ से कितना आएगा आपका, 3x जो है वो किसके इक्वल बन जाएगा? वो बन जाएगा आपका 15। So I think the value of x will come out to be simply equals to 5 and that is the required solution. हो जाएगा जी? यस सर। चलिए जी, अब आइएगा नेक्स्ट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन केयरफुली। देखो, क्वेश्चन मुझे आपका ऐसे है, ये कह रहा है मुझे आपने क्या किया कि एक स्क्वायर लिया है, अ स्क्वायर एंड ए रोम्बस, a square and a rhombus has the same base. They have the same base, and the rhombus is inclined at, is inclined at 45 degree.
तो आपको बताना है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द एरिया ऑफ रोम्बस। टेल मी द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर टू द एरिया ऑफ द रोम्बस। ऑप्शन बचे आपके पास है, ए पार्ट इज 2:1, बी पार्ट इज गोइंग टू बी √2:1, सी पार्ट इज गोइंग टू बी 1:√2, and the D part is going to be √3:1. Now look at सर the बी ऑप्शन, diagram, √2 √2 रेशियो 1। √2:1। मुझे इसके पीछे आपने रीजन बताना है मुझे। जैसे मान लो अगर मैं कहूं कि ये आपके पास पिक्चर है, सपोज करो, ये सपोज करो बच्चा आपके पास आ गया, मान लीजिए एक स्क्वायर, और मैं अब बना रहा हूं रोम्बस। चलो, अरे नहीं, बताओ मुझे इस केस में ना आपके पास जो इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली दिस एंगल इज बेसिकली 45 डिग्री, इजंट इट? यस सर। अच्छा ये बताओ, अगर मैं एज्यूम करके चलता हूं कि जो बेस लेंथ है ना वैसे वो आपकी एक्स है, तो अगर ये एक्स है तो मेरा ख्याल से ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, ये सारा एक्स होगा। डू यू एग्री विद मी? यस सर। तो मुझे बताओ इस केस में व्हाट इज गोइंग टू बी द एरिया ऑफ द रोम्बस? सर x² sin 45। बिल्कुल ठीक है भैया। एरिया ऑफ द रोम्बस जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स इंटू साइन ऑफ 45 डिग्री, and I think that comes out to be simply equals to x square complete divided by √2, isn't it? ये बन यस जाएगा। सर। यस सर। ठीक है जी। अब आप ये बताओ इसके बाद जस्ट मोमेंट। आप जब एरिया ऑफ द स्क्वायर निकालेंगे, वो तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि एरिया ऑफ द स्क्वायर बनेगा साइड स्क्वायर। बहुत जल्दी आंसर निकाला है, जो बहुत अच्छी बात है। अरे, एरिया ऑफ द स्क्वायर बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, तो आपको रेशियो बतानी है एरिया ऑफ द स्क्वायर टू द एरिया ऑफ रोम्बस। आई थिंक दिस कम्स आउट टू बी एक्स स्क्वायर कंप्लीट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर अपॉन √2, एंड दिस कम्स आउट टू बी सिंपली इक्वल टू √2:1। वंडरफुल, बहुत सही है। अब आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से सुनना कि क्या प्रॉब्लम है ये। देखो आपको ये कहा गया है
कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। ओ इज ए पॉइंट विद इन इट। इसके अंदर आपके पास एक ओ पॉइंट है। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो आपको बताना है सम ऑफ द एरियाज, सम ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल OPQ एंड ट्राइंगल OSR, वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर में। ऑप्शन बी, ए पार्ट इज 15, बी पार्ट इज गोइंग टू बी योर 20, सी पार्ट इज गोइंग टू बी 25 एंड डी पार्ट इज गोइंग टू बी 30। कैसे स्टार्ट करेंगे? देखो, अगर मैं एक पैरेललोग्राम बनाता हूं, ये आगे बचा आपका पैरेललोग्राम। ठीक है, इसको मैं नेमिंग दे रहा हूं। सपोज करो आई एम कॉलिंग इट एज PQRS। सर 25 सेंटीमीटर। बिल्कुल ठीक है जी। और मैंने कोई पॉइंट लिया, अब आपको मैंने कहा कि O इज ए पॉइंट विद इन इट, तो O पॉइंट तो मैं कहीं भी ले सकता हूँ ना मुझे। मान लीजिए मैंने ये O पॉइंट लिया, उसके बाद क्या करूंगा मैं ज्वाइन करूंगा O को, किसके साथ ज्वाइन करूंगा? P के साथ। उसके बाद मैं S को ज्वाइन करूंगा O के साथ। फिर मैं Q को ज्वाइन करूंगा O के साथ। देन आई विल ज्वाइन R विद O। अब देखो, ये पिक्चर आपके सामने है। अब आप मुझे बताओ अब कैसे स्टार्ट करूं आर्यन? अगर ये पॉइंट मैं आपको कहता हूं कि ये O है, तो अब आगे क्या लॉजिक होगा इसमें, बताइए। सर आई थिंक एक पैरेललोग्राम में एक पॉइंट कहीं भी ले लो, वो अगर ऑपोजिट ट्रायंगल्स में ऑपोजिट ट्रायंगल्स का सम जो होता है वो हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है। बिल्कुल ठीक है, वंडरफुल वंडरफुल, वो आपने थ्योरम लगा दी ना यहाँ पर। बिल्कुल ठीक है। तो यस मेरे सर। ख्याल से यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OSR is always equals to, I think it is equals to half of the area of the parallelogram PQRS। बिल्कुल ठीक है मुझे, इस प्रॉपर्टी का यूज करिएगा। आई थिंक दिस कम्स आउट टू बी हाफ इंटू, ऑलरेडी एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज गिवन टू यू एज 50। द आंसर विल कम आउट टू बी सिंपली इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आंसर विल बी योर सी पार्ट। चलिए बच्चे, जो हमने अभी डिस्कशन आपके साथ किया वो यहां जाकर के आपका एंड हो जाता है। तो आज जो हमारा प्राइमरी डिस्कशन हुआ
वो बेसिकली ट्रेपीजियम के बारे में था इंफॉर्मेशन। तो एक बार मैं फिर आपको फर्स्ट पेज पे लेके आता हूँ। हमने ट्रेपीजियम के बारे में बात की, 3 तरह के ट्रेपीजियम। फिर हमने ट्रेपीजियम का एरिया के बारे में बात की, वी हैव टॉक अबाउट द काइट। फिर हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताया। फिर हम लोगों ने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को स्टार्ट किया। सो दिस इज गोइंग टू बी द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। तो ऑटोमेटिकली क्वाड्रिलेटरल फिनिश हो चुका है। तो हम नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा एडवांस प्रॉब्लम जो है वो क्वाड्रिलेटरल पे करेंगे, एंड देन वी विल शिफ्ट आवर discussion to circle part. Thank ओके you सर, very much. Thank you for your kind cooperation. थैंक यू सर। थैंक यू Thank सर। you.